फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम लोग देखिए जो बात करने वाले हैं कास्ट आयरन और इसके टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली हम लोग देखिए इस वीडियो में कास्ट आयरन देखेंगे कि कास्ट आयरन होता क्या चीज़ है, ये स्टील से किस तरीके से डिफरेंट है। और दूसरा चीज़ हम लोग टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन के बारे में देखने वाले हैं। और टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारा व्हाइट कास्ट आयरन हो गया, इसके बाद आपका ग्लोबुलर कास्ट आयरन जिसको डक्टाइल कास्ट आयरन भी है, स्पोरैडल कास्ट आयरन भी बोला जाता है। इसके बाद आपका ग्रे कास्ट आयरन भी होता है, मैलिबल कास्ट आयरन भी होता है, चिल्ड कास्ट आयरन भी होता है। तो ये सब जो कास्ट आयरन के टाइप्स है इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि कास्ट आयरन एक्चुअली होता क्या चीज है और कास्ट आयरन की एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कास्ट आयरन को लेके। तो देखिए सबसे पहली बात, ये कास्ट आयरन आता कहाँ से, कहीं ना कहीं अगर आप एक लमसम चीजें देखेंगे तो जो आपका फर्नेस है, फर्नेस से जो आपका जो ब्लास्ट फर्नेस होता है वहां से जो आपका मेल्टिंग आयरन आता है उसको हम लोग पिग आयरन बोलते हैं। और उसी पिग आयरन को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के बाद क्या है, कहीं ना कहीं हमारा स्टील भी बनता है और कास्ट आयरन भी बनता है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड कास्ट आयरन। हालांकि स्टील के बारे में भी आपको एक वीडियो जरूर मिलेगा। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कास्ट आयरन को लेके, तो आप सीधा सीधा भी ये समझ जाइए कि अगर मैं सीधा सीधा पिग आयरन जो है उसको अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो एक आपको बनेगा स्टील के फॉर्म में और दूसरा जो आपको बनता है वो कास्ट आयरन के फॉर्म में बनता है। अगर आप स्टील की बात करोगे तो लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो ये सब स्टील जो है इसके बारे में भी अगर इसमें बात करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या है वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी वो कास्ट आयरन को लेके बात कर रहे हैं। तो सीधा सीधा अगर मैं इसमें बेसिक क्लासिफिकेशन करूं तो इसमें क्या है अप टू, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो है ये अप टू आपको 1.8% तक कार्बन मिलता है इसमें, ठीक है। अप टू 1.8% तक कार्बन मिलता है। या आपको वेरिएशन 2% तक भी कार्बन दिख जाएगा। और जो कास्ट आयरन होता है हमारा, यहाँ पे आप देखोगे कार्बन का वेरिएशन तो 1.8 टू आगे आप 6.67% तक है। तो ये जो आपका रेंज है ये पूरा कास्ट आयरन का रेंज है, ठीक है। तो सीधा सीधा अगर आप बात करोगे कि स्टील और कास्ट आयरन के बीच में जो बेसिक डिफरेंस क्या है, ऐसा कोई पैरामीटर जो स्टील और कास्ट आयरन को अलग करता है, दैट इज द कंटेंट ऑफ कार्बन, ठीक है। ये कार्बन के बेसिस पे आपका क्या होता है, स्टील और कास्ट आयरन आपका अलग अलग तरीके से क्लासिफाई होता है। तो स्टील में आप देखोगे तो कार्बन का कंपोजिशन अलग है, कास्ट आयरन के लिए देखेंगे तो कार्बन का कंपोजिशन इसमें आपको अलग दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये जो कास्ट आयरन की बात कर रहे थे तो सबसे पहले हम लोग कास्ट आयरन के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए जो कास्ट आयरन, इसमें सबसे पहला चीज अगर कार्बन का कंटेंट बोलता है तो ये आपका करीब करीब 1.8 टू 6.67% तक इसमें क्या होता है कार्बन रहता है, ठीक है। अब देखिए ऐसी कोई भी चीज है जहां पर आपके कार्बन प्रेजेंट है तो ड्यू टू कार्बन प्रेजेंट के कारण जो आपका मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी आ जाती है। तो कभी भी जो आपका कार्बन है, कार्बन आपका कहीं ना कहीं क्या करता है, हार्डनेस को बढ़ाता है, ठीक है। अब ये हार्डनेस को बढ़ा रहा है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशंस के ऊपर। और हार्डनेस आपको समझ में आता है, किसी भी बॉडी का जो सरफेस होता है स्क्रैच बोलते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कितना स्क्रैच को वो बियर कर पा रहा है। मतलब आप जैसे मान लीजिए आपने कोई मटेरियल लिया और उसको अपने नाखून से स्क्रैच किया या निडल से स्क्रैच किया, तो स्क्रैच करने के बाद उसका जो सरफेस है वो कितना उस चीज को रेसिस्ट कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। तो हार्डनेस एक्चुअली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सरफेस के पैरामीटर पे देखा जाता है। तो अगर आपका कार्बन प्रेजेंट होगा तो कार्बन प्रेजेंट होने के कारण मटेरियल के अंदर क्या होगा, आपका हार्डनेस बढ़ता है। ये चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए हार्डनेस बढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं मैं ये भी बोल सकता हूं कि उस बॉडी में वियर रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर दूसरा पैरामीटर जो हमको समझ में आ रहा है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ हार्डनेस वियर रेसिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। ये आपको वियर रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टफनेस को लेके, तो टफनेस आपको समझ में आता है, व्हाट इज टफनेस। कोई भी जो आपका मटेरियल होता है वो कितना एनर्जी आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कितनी चीजों को रेसिस्ट कर पा रहा है। जब हम लोग टेंसाइल लोड लगा रहे हैं कितना एनर्जी वो ड्यूरिंग टेंसाइल लोडिंग अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब कोई भी आपकी बॉडी है
तो जब आप इसको क्या है खींचोगे तो ये बात है कि कितना एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर पा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खींचने की प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड टफनेस। और ये टफनेस को लेके अगर हम लोग बात करें तो जहां आपका कार्बन प्रेजेंट है, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट, जो आपकी मटेरियल की जो डक्टिलिटी होती है वो डक्टिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका जो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर बॉडी जितना ज्यादा डक्टाइल नेचर का होगा उतना ज्यादा उसके अंदर टफनेस आता है, ठीक है। तो ये जो आपकी डक्टिलिटी लो हुई है तो इसके चलते अगर आप देखोगे तो इसका जो टफनेस वाली प्रॉपर्टी है, ये टफनेस आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका टफनेस है क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूं वेल्डेबिलिटी के साथ, तो देखिए जो आपकी कार्बन कंटेंट जहां पर कम होता है वहां पर उसकी जो वेल्डेबिलिटी होती है, मतलब वेल्डिंग इतना इजीली हो सके, तो लो कार्बन कंटेंट अगर जहां पर होता है वहां पर वेल्डिंग करना ज्यादा इजी होता है। लेकिन ड्यू टू हाई कार्बन कंटेंट के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो इसकी वेल्डेबिलिटी है वो वेल्डेबिलिटी भी क्या होती है, कम हो जाती है, वेल्डेबिलिटी। ये आपको क्लियर हो रहा है। तो ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है, ये आपको वेल्डेबिलिटी क्या हुआ, यहाँ पर कम हो गया है, ठीक है। तो ये सब आपका जो प्रॉपर्टी है कार्बन प्रेजेंट के कारण है। नेक्स्ट हम लोग और कुछ पैरामीटर को लेके बात करते हैं। तो देखिए जहां भी आपका कार्बन प्रेजेंट होगा बेसिकली आपका क्या होता है, कार्बन की सबसे बड़ी खास बात है क्या कि ये आपका जो कास्ट आयरन है, अब मैं ओवरऑल जो बात कर रहा हूं ये मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, कास्ट आयरन के लिए। तो कास्ट आयरन में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी खास बात इसकी क्या है, दिट इज द, ये आपका जो होता है इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है दैट इज द वेरी वेरी गुड, मतलब एक्सीलेंट बोल सकते हो। मतलब जो आपकी कास्ट आयरन है वो कास्ट आयरन क्या है, इसके अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रहा है, ये जो कास्ट आयरन है इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है बहुत ही बेहतरीन होता है। तो ये आप बोल सकते हो क्या कि इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा आपको हाई। लेकिन यहीं पर अगर आप बात करोगे इसके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ को लेके, तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं क्या, ड्यू टू हाई कार्बन कंटेंट के कारण क्या होता है, आपका टफनेस मटेरियल पे कम हो गया ना, तो ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ऑन एन एवरेज आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने लिखा हुआ है, ये जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ये इल्ड स्ट्रेंथ है, ध्यान रखिएगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ, अगर ऐसा नहीं क्लियर है तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख लो क्या, दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। ये जो आपका है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ। समझ में आया चीज, ठीक है। तो ये जो आपको चीजें दिख रही है ये चीजें आपको क्लियर है। जो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये आपको क्या है, 3 टाइम्स ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो ये सब आपके क्या है, कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अगला आप देखोगे तो सॉरी, जो कास्ट आयरन है उसकी जो डैम्पिंग कैपेसिटी होती है वो डैम्पिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका कार्बन का कंपोजिशन क्या है और उसके अंदर कौन कौन सा आपकी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लोग बेसिकली बात करें तो कास्ट आयरन पे हम ओवरऑल ये नहीं लिख सकते कि इसकी डैम्पिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये जो मैंने पैरामीटर लिखे हैं कहीं ना कहीं ये जो पैरामीटर है वो कास्ट आयरन के लिए कॉमन पैरामीटर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये जो कास्ट आयरन है बेसिकली वहां पर यूज किया जाता है जहां पर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें तो कास्ट आयरन फेल किसके कारण होता है, तो कास्ट आयरन जो है ये देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका बहुत वीक है। तो आप देख सकते हो क्या, फेल ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है ये सब, फेल ड्यू टू टेंसाइल लोड, ठीक है। टेंसाइल लोड मतलब ये क्या होता है, टेंसाइल वीकनेस होता है, मतलब अगर आप इस पे टेंसाइल लोड लगाएंगे तो ये झेल नहीं पाएगा। तो बेसिकली आपका क्या है, ये रेसिस्ट करेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका बहुत अच्छा होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका खराब होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सब चीजें हमने जो बात की है ये आपको किसके लिए बात हुआ है, कास्ट आयरन के लिए बात हुआ है। अब एक बार हम लोग जो कास्ट आयरन मटेरियल है वो किस तरीके से फेल होता है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपका होता है क्या, 3 तरीके के जैसे बॉडी में लोड लगते हैं नॉर्मली, टेंसाइल होता है, कंप्रेसिव होता है और आपका क्या होता है, शियर लोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसका तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तो बेसिकली ये फेलियर किसके कारण होगा, टेंसाइल के कारण। तो अगर आप क्या है कास्ट आयरन के लिए बात करोगे तो कास्ट आयरन में सबसे ज्यादा जो बेस्ट स्ट्रेंथ होता है,
सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस पे मिलता है? अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं कास्ट आयरन के लिए, स्ट्रेंथ फॉर कास्ट आयरन, तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे जो बेहतरीन लोड बियर करता है वो कौन सा करता है? डेट इज द कंप्रेसिव। ठीक है, और कंप्रेसिव के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो सबसे बेस्ट इसके बाद क्या होगा? शियर। और सबसे जो वीक होता है ये आपका क्या होता है? टेंसाइल। ये ध्यान रखिएगा। स्टील के लिए भी मैं बात करूंगा, स्टील के केस में सबसे जो बेस्ट लोड कौन सा होता है? स्टील जो है सबसे बेस्ट लोड बियर करता है टेंसाइल, और टेंसाइल के साथ उसका कंप्रेसिव ऑलमोस्ट इक्वल होता है। लेकिन दोनों में भी कंपैरिजन करना हो तो जो आपका माइल्ड स्टील होता है उसका टेंसाइल ज्यादा अच्छा होता है, उसके बाद कंप्रेसिव होता है और वो शियर के कारण फेल होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो आपकी स्टील होती है वो बेसिकली फेल होने का रीजन शियर लोड के कारण फेल होता है, और जो आपका कास्ट आयरन है बेसिकली आपका फेल किसके कारण होता है? टेंसाइल लोड के कारण होता है। ठीक है, तो ये जो हमने देखा है दिस इज द स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ फिनोमिना उसके बारे में हमने बात किया है। तो अगर मान लीजिए कि सपोज मेरे पास एक कास्ट आयरन की बॉडी है और इस कास्ट आयरन की बॉडी में अगर मैं टेंसाइल लोड लगाता हूँ, ठीक है, तो टेंसाइल लोड मान लीजिए मैंने लगाया P, तो जब ये ब्रेक होगा तो किस तरीके से आपको दिखेगा? तो देखिए ये जब आपका ब्रेक होगा टेंसाइल लोड तो ये आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा। ये जो है ये आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप इस पे बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये आपने लोड लगाया और ये आपको इस तरीके से जो फेल हुआ है, इस फेलियर को बोला जाता है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि अगर आपका जो ड्यू टू टेंसाइल लोड, ये जिसकी बात चल रही है, ये सब बात चल रही है आपके कास्ट आयरन को लेके, तो ड्यू टू टेंसाइल लोड, अगर हम इस पे टेंसाइल लोड लगाते हैं तो ये जो आपका फेलियर है वो किस टाइप का फेलियर है? अगर आप देखेंगे तो ये आपका देखो या तो 0 डिग्री बोलो या 90 डिग्री बोलो, ये जो फेलियर होगा आपका डिपेंड करता है आप इस तरीके से लोड लगा रहे हैं या इधर लगा रहे हैं, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री। और इस तरीके का जो फेलियर है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रैनुलर फेलियर या ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फेलियर भी बोला जा सकता है। तो ये जो आपको कंडीशन है, ये कंडीशन आपको दिख रहा है, तो ये जो आपका है ड्यू टू टेंसाइल लोड के कारण। तो जब आपका टेंसाइल लोड लगता है तो टेंसाइल लोड में क्या होगा? जो आपका फेलियर होगा वो फेलियर आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रैनुलर फ्रैक्चर बोलते हैं या ग्रैनुलर फेलियर। ग्रैनुलर फ्रैक्चर लिख लो, ज्यादा बेस्ट है। तो ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द ग्रैनुलर फ्रैक्चर। ठीक है, ये आपका किसके कारण आया? टेंसाइल लोड के कारण आया। यही चीज अगर मान लीजिए कि आप क्या करते हो, उस पर शियर लोड लगाते हो, तो शियर लोड के कारण कैसा आएगा आपका? तो देखिए दूसरा टेंसाइल, पहला टेंसाइल फेलियर हुआ, दूसरा आपका क्या हुआ? शियर फेलियर हुआ। तो शियर फेलियर में अगर आप देखेंगे तो जो आपको लोड दिखेगा वो आपको कुछ इस तरीके से फेल होता दिखेगा, इस तरीके से थोड़ा शेप बनाया जाए ऐसा। ठीक है, ये है आपका ये। ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो आपका फेलियर है, तो फेलियर को लेके बात करेंगे तो ये आपका जब देखेंगे तो क्या होगा? सीधा सीधा देखो ये वाला एंगल आप देख लो, ये एंगल आपको कितना दिखेगा? डेट इज द 145 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है, ये जो आपको एंगल दिख रहा है कितना है? 145 डिग्री या 45 डिग्री सीधा। तो ये आप क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज जो भी आप देख रहे हो, तो अगर आप इस पे बात करोगे तो ये आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर ये जो आपका फेलियर है डेट इज द 45 डिग्री और 135 डिग्री, 45 डिग्री और 135 डिग्री। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको कैसा दिख रहा है? ये 0 और 90 डिग्री का जो दिख रहा है डेट इज द ग्रैनुलर फ्रैक्चर। ठीक है, ये जो आपको फ्रैक्चर है कैसा दिख रहा है? ग्रैनुलर फ्रैक्चर है। और ये जो आपको दिख रहा है क्या है? ये आपको शियर स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये आपको जो है शियर लोड के कारण है, दिस इज ड्यू टू शियर लोड। यहाँ पर लिख देते हैं ड्यू टू शियर लोड। ठीक है, ये आपका जो है ड्यू टू शियर लोड के कारण जो आपको फ्रैक्चर दिख रहा है, तो ये आपका क्या है? 45 डिग्री और 135 डिग्री है जिसके बारे में बात हो रही है। तो कहानी क्लियर है फ्रेंड्स, ये चीज आपको क्लियर है। तो 45 डिग्री बोलिए चाहे आप 135 डिग्री बोलिए, इस कंडीशन में जो आपका फेलियर होता है इसको बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फेलियर। ये जो आपका होता है डेट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फेलियर। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये सब हम लोग सूंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने देखा होगा 0 और 90 पे जो आपका होता है डेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। याद आया? नहीं याद आया तो थोड़ा सूम पढ़ना पड़ेगा, बट कोई नहीं, उस टॉपिक पे भी हम लोग जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं। तो 0 और 90 की जो 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात हो रही है, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल प्लेन होता है। और 45
और 135 वाला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन होता है। तो ये जो ग्रैनुलर फ्रैक्चर होता है ना, आप इसको मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन भी बोल सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन स्ट्रेस या मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये आपको जो कंडीशन दिख रहा है, ये कंडीशन आपको दिखा है फेलियर को लेके। मतलब कुल मिला के अगर आप देखोगे तो जो हमने कास्ट आयरन में अभी तक देखा हुआ है, तो अभी तक हमने जो कास्ट आयरन के बारे में देखा है, मैं टाइप्स की तरफ अभी मूव नहीं किया हूँ। जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन में बेसिकली बात किया जाए तो कैसे डिफाइन करना है, 1.8 to 6.67% इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। और ये जो आपके कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, बॉडी के अंदर हार्डनेस आएगा, वियर रेसिस्टेंस, देखो हार्डनेस आएगा तो वियर आना ही है, और डक्टिलिटी कम होगा तो टफनेस कम होना ही है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। और डक्टिलिटी कम हुआ तो टफनेस कम हुआ, और ड्यू टू हाई कार्बन कंटेंट के कारण क्या होता है, आपकी वेल्डेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग कास्ट आयरन को लेके बात करें तो जो कास्ट आयरन होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हमेशा कभी भी आप देखिएगा कि जो आपका कोई बेस मेटल होता है, बेस मेटल मतलब आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए आप कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं और किसी स्ट्रक्चर का अगर लोड आपको किसी सपोर्ट पे देना है, तो बेसिकली वहां जो डिजाइन किया जाता है वो कास्ट आयरन का डिजाइन किया जाता है। एग्जांपल के लिए जो लेथ होता है ना, लेथ का जो बेड होता है, लेथ बेड समझ रहे हैं, जिसपे ओवरऑल पूरा लेथ का जो लोड आता है, तो वो आपका कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो लेथ का जो आपका पूरा का पूरा बेस पे लोड आता है वो आपका क्या है, कहीं ना कहीं अंदर पूरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रहा है, क्योंकि वो क्या है अंदर प्रेस हो रहा है। तो वहां पर कहीं ना कहीं जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग कास्ट आयरन को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कास्ट आयरन के लिए समझ में है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई। अब जहां भी आपका कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है वहां पर कहीं ना कहीं टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। तो अगर आप इसके लिए बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेके, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये आपका जो फेल होता है बेसिकली टेंसाइल लोड के कारण फेल होता है। तो अगर हम लोग कास्ट आयरन को लेके बात करें तो कास्ट आयरन में बेसिकली आपका जो स्ट्रेंथ का फिनोमिना अगर आप देखोगे तो कास्ट आयरन सबसे स्ट्रॉन्ग किसके लिए होता है, कंप्रेसिव के लिए, और सबसे वीक किसके लिए होता है, टेंसाइल के लिए होता है। तो अगर हम लोग कंप्रेसिव के लिए बात करेंगे तो कंप्रेसिव में फेलियर नहीं देखना है, हमें फेलियर देखना है शियर और टेंसाइल को लेके। और ज्यादातर जो आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो टेंसाइल लोड के कारण पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप टेंसाइल लगाओगे तो इस तरीके का जो फ्रैक्चर होता है 0 और 90 डिग्री बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री मतलब इस एंगल से मेजर कर रहे हो या 90 इस तरीके से मेजर कर रहे हो। तो ये जो आपका कंडीशन है दैट इज कॉल्ड ग्रैनुलर फ्रैक्चर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप शियर लोड लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 45 या 135, ये आप एंगल देख रहे हो ना, ये आपका एंगल है, दिस इज 135 डिग्री। तो ये जो आपका है ये आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फेलियर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़े हैं कि जो हमारा 0 और 90 डिग्री पे जो प्लेन बनता है, अगर आपको ऐसा याद हो इस तरीके से, तो ये हमारा प्लेन है ना, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, ये याद है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन और मिनिमम शियर स्ट्रेस प्लेन होता है। तो ये क्या है, ये 0 डिग्री है और ये आपका क्या है 90 डिग्री है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन, ठीक है। और 45 135 पे जो आपकी कहानी होती है ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।